इंडिया डिसाइड्स देख रहे हैं आप, और इंडिया डिसाइड्स का महत्वपूर्ण मुद्दा अब यूपी की बारी, क्योंकि भारत को डिसाइड करना है। भारत इलेक्शन में डिसाइड कर लेता है, बहुत निर्णायक भूमिका भारत निभाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां पर विश्वास है, लेकिन पॉलिटिशियंस की राह किस तरफ से, उनका माइंडसेट कहां जा रहा है, क्या सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी। बिहार ने एक बार फिर एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया है जिसके जरिए भविष्य की सियासत का अक्स दिखने लगा है। ये उदाहरण है अवसरवादिता की राजनीति का, अपॉर्चुनिस्ट होने का, जिसके हीरो हैं दो पुराने दोस्त जिन्होंने 24 साल पुरानी दुश्मनी निभाई, लेकिन जब दोबारा दोस्त बने तो लगा जैसे एक दूसरे के लिए बने। बहरहाल ये तो होना ही था, क्योंकि सवाल अब वजूद का खड़ा है। बिहार का घटनाक्रम इस बात को एक बार फिर साबित करता है कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश भी इसी राह पर आगे बढ़ेगा। बिहार का असर, क्या इसका कैस्केडिंग इफेक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां का भी राजनीतिक संकट बिहार से जुदा नहीं है। इंडिया डिसाइड्स इसी पर। नब्बे के दशक को याद कीजिए। मंडल आंदोलन के बाद देश की सियासत काफी हद तक बदल गई थी। क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ा था और राष्ट्रीय पार्टी एक तरह से क्षेत्रीय छत्रप पर आश्रित सी हो गई थी। लेकिन बीते चुनाव में हालात बदल गए हैं। उन खेमों में थोड़ी बेचैनी हो गई है जो 2 दशकों से दिल्ली की सियासत को अपने हिसाब से ही नचाते आए थे, क्योंकि अब सवाल वजूद का है। बिहार में जेडीयू आरजेडी एक साथ आ चुके हैं, कोई यकीन भी नहीं कर सकता है, लेकिन आ चुके हैं तो आ चुके हैं। हो सकता है बहुत जल्दी मन साझा हो जाए। लालू यादव खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि वो सभी मंडल की ताकतों को जोड़ेंगे। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की बारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को साधे बिना कुछ हो ही नहीं सकता इंडियन पॉलिटिक्स में। सियासत का मतलब और मकसद है सत्ता तक पहुंचना। इसके लिए क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबके सब अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से बनाए जाते हैं और निभाए जाते हैं। बिहार ने एक नजीर पेश की है, एक ऐसी नजीर जिसके अक्स में दिख रहा है भविष्य की सियासत का वो खाका जो आने वाले दिनों में कुछ रटे रटाए तर्कों के आधार पर महागठबंधन की एक जमीन तैयार कर रहा है, और जिस पर खड़े होकर कोशिश है उस तिलिस्म को तोड़ने की जिसकी जद में आकर कितनों की सियासी जमीन दरक गई, खिसक गई और ध्वस्त हो गई। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन इसी की शुरुआत भर है, क्योंकि अभी शुरुआत का असली अंजाम बाकी है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की आंधी को रोकने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 10 की 10 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बिहार में परचम फहराएगी। जी हाँ, मंडल और कमंडल की लड़ाई के उसी दौर का यू टर्न है मौजूदा माहौल। वो दौर जिसने हिंदुस्तान की सियासत में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व स्थापित किया था। वो दौर जिसने जातीय आधार पर सियासत की नई परिभाषा गढ़ी थी। वो दौर जिसने खिचड़ी सियासत का एक ऐसा पाठ पढ़ाया था कि देश 2 दशक से ज्यादा वक्त तक राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा। लेकिन मंडल आंदोलन के बाद बने राजनीतिक समीकरण इस लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो चुके हैं। लिहाजा उनकी सियासत खतरे में है, जिनकी जमीन ही यहीं से तैयार हुई थी। फिर चाहे वो बिहार में जेडीयू, आरजेडी हो या फिर यूपी में एसपी और बीएसपी जैसे दल। बिहार में जेडीयू के नेता जिस तरह दोस्ती का राग गा रहे हैं, उससे अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये पार्टी दरअसल लालू के विरोध के नाम पर ही खड़ी हुई थी। उपचुनाव जो है वो उसमें भी आपस की सहमति बनी है, आगे भी बनेगी। और गठबंधन हुआ है तो सवाल उठाने वाले भी पीछे नहीं। हम ये कह सकते हैं कि ये लोग नैतिकता की बात, सिद्धांत की बात अब इन लोग को करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। तो फिर सवाल ये कि फिर क्या जरूरत ही सियासत की असली धुरी होती है? अगर ऐसा है तो फिर क्या यूपी में भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? जरा कुछ दिलचस्प तथ्यों पर गौर करिए। यूपी में लोकसभा चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी के कुनबे की सीटें बची तो बीएसपी का स्कोर 0 है। यूपी सरकार मायावती के परिवार के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बच रही है। विवादों के बाद भी मायावती के करीबी रिश्तेदारों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और सीईओ रमा रमण, जो माया के करीबी माने जाते हैं, लगातार पद पर बने हुए हैं और उनके खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में जा चुकी है। ये तो हुई अभी अभी की बात। अब जरा इतिहास पर गौर करते हैं।
एसपी और बीएसपी के बीच समझौता 90 के दशक में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हुआ था, लेकिन बाद में 2 जून 1995 को बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड के बाद एसपी बीएसपी का गठबंधन टूट गया। इसके पहले बीएसपी के संस्थापक कांशीराम पहली बार लोकसभा के दरवाजे तक मुलायम सिंह के सहयोग से ही पहुंचे थे और इटावा से लोकसभा चुनाव जीते थे। एक मशहूर शेर है, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हों। लेकिन सियासत में इसका भी कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर होता तो लालू नीतीश दोस्त न होते। तो सवाल ये कि क्या जिस महामोर्चे का सपना नीतीश देख रहे हैं उसका अगला पड़ाव यूपी होने वाला है, क्योंकि सब जानते हैं कि बिना यूपी साधे कुछ नहीं होने वाला। ऊपर से दिल्लगी के लिए कांग्रेस का हाथ और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का बहाना तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा का विषय यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्र हैं और इसके साथ नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक मिश्र जी, एक लोकसभा सीट और 12 विधानसभा सीटों को लेकर जो मंथन हुआ, उस मंथन का अहम पार्ट क्या था? कुछ जो हम बातें कर रहे थे कि बिहार का इफेक्ट आपके राज्य में भी देखने को मिल रहा है, क्या बीएसपी से आप टच में हैं? जी निहारिका जी, एक बार सवाल आप दोहरा दें। बीएसपी से टच में आप? बीजेपी को हराना है इसलिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। बहुजन समाज पार्टी से हमारा सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह का विरोध और प्रतिकार है। उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़कर हम लोग सरकार में आए हैं। उनसे हाथ मिलाने का न कोई प्रश्न इस समय, एक कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, सैद्धांतिक और व्यावहारिक डिफरेंसेस तो आरजेडी और जेडीयू के बीच में भी थे। ये उनका अपना विषय है। अच्छा, हमारा पक्ष स्पष्ट है, पारदर्शी पारे की तरह से स्पष्ट है। हम बहुजन समाज पार्टी से किसी भी प्रकार का समझौता न तो सिद्धांत के आधार पर न व्यवहार के आधार पर करने की स्थिति में है, न करेंगे। अच्छा, करने की आवश्यकता है। दीपक जी, आप देख रहे हैं कि सदन में उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आप देख ही रहे हैं। मायावती ज्यादा बोलती नहीं है। मायावती के खिलाफ आपने अपने मैनिफेस्टो में दावा करा था कि बहुत सारे आप कार्रवाई करेंगे। हमने रिपोर्ट भी दिखाई। ग्रेटर नोएडा के सीईओ रामारमण इतने विवाद के बाद बने हुए हैं। आपने बोला था कि मायावती के जो परिवार का कारोबार है उस पर भी जांच होगी। वो किस दिशा में आगे बढ़ी है? क्या यहाँ पर भी गिव एंड टेक है? वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर भी हावी है? किसी प्रकार का गिव एंड टेक नहीं है। कोई इसमें इंटरेस्ट न हिडन एजेंडा है, कुछ भी नहीं है। पारदर्शिता के साथ सरकार चल रही है और जो भी भ्रष्टाचारी होंगे हैं, एक जांच की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के पश्चात वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आप कमंडल को रोकने के लिए मंडल का सहारा नहीं लेंगे? देखिए, कमंडल को रोकने के लिए मंडल के सहारा जैसा सवाल मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक सवाल है। हम अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपनी व्यवहारिक लड़ाइयों के बल पर, जो सगुण सिद्धांत है लोहिया द्वारा प्रतिपादित, उनका जो निर्गुण रूपण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, हम उसके आधार पर जीतेंगे। हमें किसी प्रकार की वैसाखी की आवश्यकता नहीं है। हमने बेहतर काम किया है। जब हमारी सरकार आई थी तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 22,000 के करीब थी। आज आप देख सकते हैं, आपके पास आंकड़े उपलब्ध हैं, आज 37,600 रुपए से ज्यादा है जी। ये हमारे काम जो हैं वो हमें स्वतः जीत दिलाएंगे। अच्छा, ठीक है, इसका इंतजार यहाँ पर किया जाएगा। विक्रम राव जी हमारे साथ मौजूद है। विक्रम राव जी, लालू प्रसाद यादव अमूमन ट्वीट नहीं करते, लेकिन उनका ट्वीट मेरे पास है, कुछ दिन पहले का है। ये 6 जुलाई 2014 का है। हालांकि एक सार्वजनिक मंच ये शेयर करने वाले हैं और विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी शीट शेयरिंग हो गई है। मंडल कमीशन बम है, आरजेडी का कार्यकर्ता माचिस, बस तीली जलाने की देर है, ये ट्वीट था। ये बताइए, ये क्रेडिट पूरा बीजेपी को जाता है ना कि उसने पहले दोस्त को दुश्मन बनाया, फिर दुश्मन को दोस्त बना दिया? निहारिका, ये बहुत अच्छी बात कही शाहनवाज हुसैन ने अभी। हाँ। उनके वाक्य का पहला हिस्सा तो सहमति के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव के कारण ये सब एक हो रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो कहा कि बीजेपी फिर भी हराएगी इन लोगों को, वो संभव नहीं है, क्योंकि
उत्तराखंड के चुनाव से बड़ा स्पष्ट हो गया है। 5 सीटें जीतने वाली पार्टी अपनी खुद मुख्यमंत्री की सीट रमेश पोखरियाल की डोईवाला हार गई। ये एक संकेत है कि जो उत्तर प्रदेश में 12 उपचुनाव होने वाले विधानसभा के 12 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी। निहारिका को जरूरी नहीं है कि इनमें से 12 की 12 फिर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। अब बिहार के उदाहरण देखें, यूपी में हम लोग, तो बिहार में तो अब वो लोहिया के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समर्थक थे वो लोग, लालू और नीतीश। दोनों में वैचारिक भिन्नता ज्यादा नहीं थी। केवल एक ईगो प्रॉब्लम थी, व्यक्तिगत निष्ठा का प्रश्न था, वो लोग लड़ गए और फिर एक असंभव चीज संभव हो गई। अब राजनीति में अजनबी हम बिस्तर हो जाता है, तो वही बिहार में हुआ है। उत्तर प्रदेश में थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि मायावती और मुलायम सिंह यादव जिन्हें बहुत याराना था 1993 तक, अब वो दो ध्रुव हो गए। अच्छा, इसमें बॉलीवुड मूवी याद आती है। एक दुश्मन मूवी थी और धीरे धीरे आप मुझे अच्छे लगे भी रिलीज हो गई, लेकिन फ्लॉप जरूर हो गई। बहुत बढ़िया निहारिका, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। तो यूपी में यही बात जो आपके लिए लागू होती है कि ये पहले याराना था, अब दुश्मनी हो गई है। लेकिन ये गौर करने की बात है कि क्या मायावती और मुलायम सिंह कभी साथ आएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, ये संभावना नहीं है। हाँ, मुलायम सिंह क्या आपको, अच्छा ये बताइए, एक बहुत हाइपोथेटिकल सवाल, क्या आपको विश्वास था कि नीतीश और लालू एक साथ आ जाएंगे दोबारा? आपको विश्वास था? नहीं था, कुछ नहीं था। हमें भी विश्वास नहीं है, लेकिन लग रहा है कि मायावती मुलायम साथ आ जाएंगे। जिस तरीके से दीपक जी हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि व्यावहारिक और वैचारिक मतभेद है, तो राजनीति के लिए सत्ता से सिद्धांतों से समझौता तो कर ही रहा है। मैं दीपक से सहमत हूँ, दीपक का विश्लेषण भी सही है। ये दोनों अब 2 ध्रुव हो गए हैं, मायावती और मुलायम सिंह यादव। इनका साथ आना मेरे ख्याल से नीतीश और लालू बात दूसरी थी। ये मत भूलें कि वैचारिक रूप से समाजवादी थे दोनों, सोशलिस्ट थे, जनता दल में थे, लोकनायक के समर्थक थे। लेकिन यूपी में ऐसी कोई बात नहीं। मायावती की शुद्ध अवसरवादी राजनीति है, वो केवल सीटें जीतने के लिए और तथाकथित दलित कारणों से है। अब तो दलित जी खिसक के वोट उनके लोकसभा चुनाव साबित हो गया। लेकिन मुझे लगता है निहारिका, आज जो भी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, ये 12 सीटों के चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट हारी तो उनकी कमजोरी साबित होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही सब कुछ खोना होगा, बाकी पार्टियों को कुछ भी नहीं। उनको तो है ही नहीं, तो खोएगी क्या वो? खोने के लिए क्या है? लेकिन अगर इस पॉलिटिकल ड्रामा की बात करें और इसे फिल्मी अंदाज में बात करें, तो राजनीति में कोई किसी का होता नहीं, और कब किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाए। हम वही बात बोले थे, सेम पॉलिटिकल डायरेक्शन में बनी थी फिल्म दुश्मन, वो हिट हो गई, लेकिन धीरे धीरे आप मुझे अच्छे लगे फिल्म आई तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल आ गए। इस पर चर्चा जारी रहेगी। बात और राज्यों की होगी, जिसमें हरियाणा, जिसमें महाराष्ट्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और जिसमें दिल्ली शामिल है। तो बिहार का असर इन राज्यों में किस तरीके से देखने को मिलेगा, केंद्र क्या करेगा इस पर, मोदी क्या करेंगे, बीजेपी वर्सेस ऑल यहां पर रहेगा। इस पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे मेहमान हमारे साथ बने। फॉरेन लॉटरी सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करिए और फिर कहिए बहुत याराना लगता है। कमंडल को रोकने के लिए मंडल की राजनीति करिए और अपनी विश्वसनीयता घटाइए। भाई ऐसा बिहार में तो हो गया, एक महागठबंधन बना है, मकसद बीजेपी को रोकना है, बाकी राज्यों में भी इसकी शुरुआत हो रही है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्या नॉर्थ साउथ पोल एक साथ इक्वेटर पे अट्रैक्ट होंगे, यानी कि माया मुलायम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता के 2 ध्रुव हैं, राजनीति मकसद सब अलग है। जिस तरीके से हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा स्टूडियो से विक्रम राव, इसके साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक मिश्र और पटना से जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश पहले जुड़ गए। पॉलिटिकल अपडेट ब्रिजेश से ले लेते हैं। ब्रिजेश, वो दिन करीब है जब एक मंच पर नीतीश और लालू आएंगे, वो मंच साझा करेंगे। बहरहाल बिहार में चल क्या रहा है, चाहे हम इफ्तार पार्टी की बात कर लें, चाहे धीरे धीरे वो शरद यादव जो कह रहे थे एक बार नीतीश को कि भाई आप लालू की राह पर ना चलिए, और फिर शरद यादव को आगे कर दिया कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप संभालिए और आप बताइए कि देखिए कि हम बिहार से देश में किस तरीके से एक क्रांति लाते हैं, दोबारा आंदोलन लाते हैं। तो ये बताइए कि तैयारी वहां किस तरीके की हो रही है और किस तरीके से जनता इसे देख रही है।
देखिए निहारिका, अगर 20 सालों की बात करें, पिछले 20 सालों की बात करें, तो लालू यादव और नीतीश कुमार या शरद यादव जिनकी भी बात करें, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इतना जहर उगला है कि अगर उन बातों को वो याद करेंगे तो नजर भी नहीं मिला पाएंगे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी का जो सुनामी लहर आया है उसमें सब कुछ अलग कर दिया है। अब सारे जितने भी शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, कांग्रेस हो, लालू यादव हो, सब लोग एकजुट, क्योंकि उनके अस्तित्व की लड़ाई सामने आ गई है, अस्तित्व का संकट सामने खड़ा हो गया है। तो निश्चित रूप से सारी पुरानी बातों को अब लोग भूल चुके हैं, अब उसको याद भी नहीं करना चाहते हैं। अब जो है जंगल राज जो हुआ करता था लालू यादव का कथित रूप से, अब वो साथ में आ गए हैं। अब बात हो रही है जहर राज की, मतलब कि अब जो नरेंद्र मोदी आए हैं तो एक जहर राज यहाँ पे देश में स्थापित हो रहा है, उसके विरोध में सब लोग साथ आ गए हैं। निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है बिहार में, क्योंकि ये कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई जो राजनीति में थे और एक समय दोस्त हुआ करते थे, लेकिन पिछले 24 साल 20 से 24 साल में इतनी दूरियां बढ़ गईं, इतने फासले बढ़ गए कि करीब आना बहुत नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन जो सुनामी में, मोदी की सुनामी में सब लोग एक साथ आ गए हैं और निश्चित रूप से ये गठबंधन होगा। और जो पार्टियां जो हैं, जो बिहार में इस बार जो लोकसभा का नतीजा आया, निश्चित रूप से सभी जो जातीय समीकरण हैं उनको धराशायी कर दिया गया था, लेकिन फिर से ये गठबंधन हो रहा है। उसके पीछे भी जातीय समीकरण ही बताया जा रहा है। और बकौल जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ जुटते हैं तो बिहार में जो 45% वोट है वो इस गठबंधन के पास आएगा, जो इसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो निश्चित रूप से काफी बड़ा गठबंधन है। ठीक है ब्रिजेश, हमारे पास समय की बहुत कमी है, बहुत संक्षेप में बताइए, आरजेडी जेडीयू के कार्यकर्ता कितना कंफ्यूज दिख रहे हैं? जो एक समय में बोला जाता था कि भाई आप लालू के विरोधी, आप नीतीश के विरोधी हैं, पूरा मोर्चा संभालिए, हमारी बातें पहुंचाई, कार्यकर्ता कितना कंफ्यूज है, जनता के चेहरे पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह? देखिए कार्यकर्ताओं की बात निहारिका हो या फिर जो पार्टी के नेता हैं, वो लोग दोनों पार्टियों में दो खमे में बटे हुए हैं। जेडीयू में भी है, नीतीश कुमार में भी है और लालू यादव में भी है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन सही है और पार्टी को इससे फायदा होगा, लेकिन जो कार्यकर्ता जिन्होंने लगभग 15 साल के शासन में, जो लालू यादव का शासन था, उसमें लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, जेल गए, वो किस मुंह से क्षेत्र में जाएंगे? बिल्कुल, ये कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर दिक्कतें आती हैं। हमारे साथ दीपक मिश्र जुड़े हैं। दीपक मिश्र जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपको वो सीटें मिली जो आपकी परंपरागत सीट थी, एक दूसरे के खिलाफ जहर माया मुलायम ने उगला है, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे आप? अपने आप को बचाने का जहां तक प्रश्न है, हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में हैं, ये जमीनी यथार्थ है। कहाँ? आप बिहार की परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश को बिहार की जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे आप उत्तर प्रदेश को न नापिए। अच्छा। दोनों के पैमाने अलग हैं, दोनों की पृष्ठभूमि अलग है, दोनों का राजनीतिक परिदृश्य भी अलग है। दीपक जी, हम सही पैमाने का इंतजार करेंगे। मुझे माफ कीजिएगा, समय हमें इतनी इजाजत देता है। विक्रम राव जी, क्लोजिंग कमेंट, इसका बाकी राज्यों पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जहाँ तक बीजेपी की लहर का सवाल है, जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी का विरोध ज्यादा नहीं करेगी, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस लामोहल्ला फिर साथ आ जाएंगे, भले अलगाव ने किया है। उसी प्रकार 50-50% की बात तो चली महाराष्ट्र में, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस फिर साथ आएंगी क्योंकि शिवसेना बीजेपी बड़ी मजबूत है वहाँ। अब रहा यहाँ हरियाणा का, हरियाणा मुझे लगता है कि इन लोगों की भी भूमिका रहेगी और उसे भी स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये इसी रिफ्लेक्शन देगी। दिल्ली में तो ट्रायंगुलर फाइट है भी। अब आप पार्टी को कौन स्वीकार करेगा, लेकिन अब वो तीसरा जेंडर ग्रुप पे शायद लोग आ जाए तो आ जाए। मतलब बीजेपी और कांग्रेस की ही लड़ाई दिल्ली में होगी। ठीक है, बीजेपी वर्सेस ऑल इसे हम कह सकते हैं, और बीजेपी को ही क्रेडिट जाता है दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए। ब्रिजेश, धन्यवाद ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताने के लिए। दीपक साहब, आप हमारे साथ जुड़े अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और राजनीतिक विश्लेषक विक्रम राव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे अपडेट at 9 आप देख सकते हैं।